हेलो गाइस। तो जहाँ हमने कल अभिक्रिया की आणविकता पर पढ़ा दिया और वहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया, और वहाँ से आगे आज मैं स्टार्ट करूँगा। और यहाँ पर जो अब पढ़ने वाले हैं वो है अभिक्रिया की कोटि। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में ये हर समय पूछी जाती है, हर एक बार। ऐसा कोई साल नहीं है जिस बार ये आता ना हो। तो इसे शुरू करने से पहले सबसे पहले ये कल जो किया है उसे एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो हम तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में बात करें तो तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनका वेग हम प्रयोगशाला में नहीं माप सकते हैं उन्हें हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। और मंद अभिक्रियाएं जो हमने कल पढ़ी थी, मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं? मंद अभिक्रियाएं यानी वे अभिक्रियाएं जिनका वेग हम प्रयोगशाला में माप सकते हैं यानी गणना कर सकते हैं, उन्हें हम मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये पढ़ने के बाद हमने अभिक्रिया का वेग पता किया, क्योंकि तीव्र और मंद है तो इसे हम अभिक्रिया के वेग से ही पता कर सकते हैं कि ये अभिक्रिया तीव्र है या मंद है। तो अभिक्रिया का वेग हम कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने सूत्र निकाला। तो अभिकारक या उत्पादक अणुओं की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उन्हें अभिक्रिया का, पहले लिख दे रहा हूँ, अभिक्रिया का वेग। तो हमने लिखा था अभिक्रिया का वेग इक्वल टू लिखा था अभिकारक या उत्पादक अणुओं में सांद्रता में परिवर्तन तथा समय अंतराल। तो ये लिखा था। तो dx/dt में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो हमने इसकी परिभाषा लिखी थी कि एकांक समय में अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हम अभिक्रिया की कोटि की गणना करेंगे। क्योंकि अभिक्रिया की कोटि इसी से संबंधित है, लगभग वेग के ही आधार पर है। ये ऑर्डर क्या है अभिक्रिया का वो हम पता करना है। तो फिर हमने अभिक्रिया की आणविकता भी पढ़ी थी। अभिक्रिया की आणविकता, तो कल का लास्ट टॉपिक था हमारा अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता में क्या होता है कि अभिकारक अणु, जितने अभिकारक अणु मिलकर हमें उत्पाद बनाते हैं उन्हीं को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया में अगर पूछ लिया जाता है, विकल्प में पूछ लिया जाता है कि इसकी आणविकता क्या है, तो अभिक्रिया लिखी होगी, उससे हमें पता कर लेंगे कि इसकी आणविकता क्या है। जैसे हमें रिएक्शन लिखी हो, अभी कोई सी भी रिएक्शन लिखो हो, चल क्यों नहीं रहा? अभी मैंने कल कराया था। अब ये अभिक्रिया है। अब ये रिएक्शन है, तो इसमें हमें अभिकारक अणु कितने हैं? CH3COONA1 और NaOH एक। तो एक और एक, दो अभिकारक अणु हैं, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अभी हमें PCl5, अब इसमें देखें अगर, तो अभिकारक अणु कितना है हमारा? इसमें अभिकारक अणु कितना है? 1 है। तो अभिकारक अणु 1 है तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि अभिक्रिया में जितने अणु अभिकारक होते हैं उन्हीं को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने अभिकारक अणु होते हैं उन्हें हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो हमें कोई रिएक्शन दी होगी, विकल्प में ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और रिएक्शन दे दी होगी और उसमें हमें आणविकता पूछ ली जाती है। तो आणविकता के लिए हमें अभिकारक अणु को गिनना होता है, जितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हों अभिक्रिया में उसी को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो इसी से रिलेटिव अभिक्रिया की हम कोटि के बारे में पढ़ेंगे।
आज कल मैंने यहाँ तक कराया था अवक्रिया की आणविकता तक। आज अवक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ेंगे कि अवक्रिया की कोटि क्या होती है और ये आणविकता से किस प्रकार भिन्न है। वैसे थोड़ा सा अंतर है आणविकता और अवक्रिया की कोटि में। अवक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अवक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ने से पहले हमें अवक्रिया की आणविकता, जैसा कि मैंने कल बता दिया और अभी भी बताया, अवक्रिया में भाग लेने वाले अवकारक अणुओं की संख्या को हम अवक्रिया की आणविकता कहते हैं। लेकिन अवक्रिया की कोटि, अवक्रिया की कोटि में क्या है, अवकारक अणुओं में से जितने हमारे अवकारक अणु होंगे अवकारक अणु, और ये उत्पाद बनाते हैं। तो अवक्रिया में भाग लेने वाले अवकारक अणुओं में से जितने अणुओं की सांद्रता अवक्रिया के वेग के साथ बदल जाती है उन्हें हम अवक्रिया की कोटि कहते हैं, यानी अवक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कितने अणुओं की सांद्रता बदल रही है, ये हमें निश्चित होते हैं किसी भी रिएक्शन में। कि अभी मैंने कराया था एथिल एसीटेट के जल अपघटन में CH3COO C2H5 प्लस H2O एरो C2H5OH प्लस CH3COOH। इस रिएक्शन में इसकी आणविकता तो 2 है, लेकिन इसकी कोटि की परिभाषा क्या है हमारी, तो अवक्रिया में भाग लेने वाले अवकारक अणु, इनमें से जितने अणुओं की सांद्रता इसकी या इसकी कितने अणुओं की सांद्रता, यानी जितने अणुओं की सांद्रता अवक्रिया के वेग के साथ बदल रही है, अवक्रिया के वेग के साथ बदलकर उत्पाद बना रही है, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अवक्रिया की कोटि के लिए उसे हम अवक्रिया की कोटि कहते हैं। ये हमें प्रयोगशाला में ही हमें जो साइंटिस्ट लोगों ने जो प्रयोग किए उसी के आधार पर ये मान निश्चित हैं कि अवक्रिया किस कोटि की है क्या नहीं है। इसमें प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि इसमें केवल एक ही अणु की सांद्रता अवक्रिया के वेग के साथ बदल रही है। इस अवक्रिया में एथिल एसीटेट के जल अपघटन में केवल इसकी सांद्रता बदल रही थी अवक्रिया के वेग के साथ, ना कि जल की। तो मैंने परिभाषा में अभी बोला जितने अणुओं की सांद्रता अवक्रिया के वेग के साथ बदल रही है, तो एक की बदल रही है तो उसी को हम अवक्रिया की कोटि कहेंगे। इसकी की कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दूसरी परिभाषा देखें जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, अवक्रिया की कोटि जो होती है अवक्रिया के वेग के, अवक्रिया की कोटि जो होती है अवकारक अणु की सांद्रता के घातांक के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो हम अवक्रिया की कोटि की दूसरी परिभाषा देखेंगे, यानी जो अवक्रिया का वेग होता है अवकारक अणु की सांद्रता के घातांक के अनुक्रमानुपाती होता है। वो भी
बंद करो, बंद करिए। तो अवक्रिया की कोटि हम पढ़ रहे हैं। अवक्रिया का वेग जो होता है, दूसरे शब्दों में बोलें तो अवक्रिया का वेग समानुपाती होता है अब कारक वो बुला रहे थे, बंद नहीं है, बंद करो, बंद करिए, करो मैंने तो अवक्रिया का वेग जो होता है समानुपाती होता है अवकारक अणु की सांद्रता के घातांक के। ये हमारे दूसरे शब्दों में होता है। तो अवक्रिया का वेग अवकारक अणु की सांद्रता के घातांक के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अवक्रिया की कोटि के टाइप पढ़ेंगे।